आज का अपना टॉपिक है मुगलकालीन प्रशासन। मुगलकालीन प्रशासन को हम 4 भागों में पढ़ेंगे। केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, जिले का प्रशासन और परगने का प्रशासन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रीय प्रशासन। देखो, केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो मुगल काल में सबसे बड़ा जो अधिकारी हुआ करता था उसे क्या बोलते थे? बादशाह। तो सबसे बड़ा शासन का सर्वोच्च अधिपति कौन होता था? बादशाह होता था। तो शासन का अधिपति या सर्वेसर्वा। अब ये देखो, इसके साथ साथ में प्रधान सेनापति भी था। तो जितनी भी सेना थी मुगल काल में, उसका प्रधान सेनापति किसे माना गया? बादशाह को माना गया। साथ ही साथ सबसे बड़ा न्यायाधीश भी था। तो इस प्रकार से सबसे बड़ा पद मुगल काल में कौन सा था? बादशाह। बादशाह के बाद में हम बात करते हैं तो एक पद आता है वकील मुतलक। बादशाह के बाद सबसे बड़ा अधिकारी हुआ करता था और जिसे क्या बोला जाता था? वजीर। तो इसे वजीर भी कहा जाता था। अब देखो, इसमें नाम आया वकील मुतलक। ये वकील जो शब्द है ना, ये अकबर के समय में वजीर को क्या कहा गया? वकील कहा गया। हमने पढ़ा था, देखो, कि 1556 से लेकर के 1560 तक अकबर जब अल्पवयस्क था, उम्र में छोटा था, तो उस समय अकबर की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? बैरम खां की थी। तो अकबर ने बैरम खां को कौन से पद पर नियुक्त किया था? वकील के पद पर नियुक्त किया था। तो वकील का जो पद शुरू हुआ था, ये किसके माध्यम से शुरू किया गया था? अकबर के माध्यम से शुरू किया गया था। और बाद में अकबर ने वकील की जो शक्तियां थी, ठीक है, उसे कम करके एक नए पद की शुरुआत की जिसे कहा गया दीवान। अब हम बात कर लेते हैं सद्र मीरे समा। तो यह वित्त विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। तो वित्त विभाग, तो पैसे से संबंधित जो विभाग था उसका जो मुख्य अधिकारी हुआ करता था उसे क्या कहते थे? दीवान। तो इसे दीवान कहा जाता था। और ये जो दीवान पद है, ये किसके माध्यम से शुरू किया गया था? ये अकबर के माध्यम से शुरू किया गया था। तो इसे सद्र मीरे समा भी कहा जाता है। ये इसका प्रमुख विभाग है। फिर बात करते हैं विजारत। मंत्रिपरिषद को देखो, केंद्र में जो मंत्रिपरिषद थी उस मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? विजारत कहा जाता था। फिर बात करते हैं, एक पद है मीर बख्शी। यह सैन्य विभाग का क्या होता था? प्रमुख होता था। तो सेना में नए व्यक्तियों को लेना, उन्हें वेतन देना, ये सभी प्रकार की जो जिम्मेदारी थी ना, वो किसकी थी? मीर बख्शी की थी। तो यह सैन्य विभाग का तो प्रमुख था, लेकिन यह सेनापति नहीं होता था। तो हमने पढ़ा था, देखो, प्रधान सेनापति कौन होता था? बादशाह होता था। तो इस प्रकार से सेनापति तो नहीं था, लेकिन सेनापति के जो काम हैं वो इसके माध्यम से किए जाते थे। तो सैन्य विभाग का प्रमुख कौन होता था? मीर बख्शी। फिर बात कर लेते हैं हम काजी उल कुजात। ये एक प्रकार का न्यायाधीश हुआ करता था। तो केंद्र में न्यायाधीश के रूप में काम कौन करता था? काजी उल कुजात। लेकिन सबसे बड़ा जो न्यायाधीश हुआ करता था वो कौन था? वो बादशाह होता था। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर काजी उल कुजात के माध्यम से, ठीक है, तो काजी के माध्यम से किसी व्यक्ति को अगर कोई सजा दी गई है तो वो उस सजा के विरुद्ध किसके पास पेश हो सकता था? बादशाह के पास जा सकता था। तो अंतिम रूप से निर्णय देने का जो अधिकार था वो किसे था? बादशाह को था। तो इस प्रकार से ये न्यायाधीश हुआ करता था, लेकिन मुख्य या प्रधान न्यायाधीश कौन होता था? बादशाह होता था। ये हमने पढ़ा केंद्रीय प्रशासन, और केंद्रीय प्रशासन में कुछ पदों के बारे में हमने चर्चा की। अब हम पढ़ते हैं प्रांतीय प्रशासन। देखो, मुगल काल में प्रांत बोलते हैं वर्तमान में राज्यों को।
तो मुगल काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था? सूबा कहा जाता था। अकबर के समय सूबों की जो संख्या थी, प्रांतों की जो संख्या थी, राज्यों की जो संख्या थी, वो कितनी थी? 15 थी। तो 15 ही राज्य थे किसके समय में? अकबर के समय। और औरंगजेब के समय इनकी संख्या बढ़कर के कितनी हो गई? 21 हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रांत में कौन कौन से पदाधिकारी थे, क्या उनका मुख्य कार्य था। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सूबेदार। देखो, प्रांतीय प्रशासन को किस में बांट रखा था? सूबों में। और सूबे का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था, सूबे का जो प्रमुख होता था, उसे क्या बोलते थे? सूबेदार। वर्तमान में फौज में भी होते हैं। तो सूबेदार कहाँ का प्रमुख होता था? सूबे का प्रमुख होता था। अब इसकी नियुक्ति किसके माध्यम से की जाती थी? तो केंद्र में जो राजा होता था, बादशाह होता था, उसके माध्यम से सूबेदार की क्या की जाती थी? नियुक्ति की जाती थी। तो एक प्रकार से सूबे का जो शासन व्यवस्था थी वो किसके माध्यम से संचालित होती थी? सूबेदार के माध्यम से संचालित होती थी। ये तो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सूबेदार की हो गई। फिर बात करते हैं दीवान। केंद्र में भी हमने देखो ये नाम पढ़ा था, कौन सा? दीवान, जिसमें सद्र मीरे समा नाम भी आया था। तो केंद्र में जो दीवान होता था वैसा ही दीवान एक राज्य में भी होता था। तो सूबे का दीवान सूबेदार के नियंत्रण में नहीं होता था। अब ये दीवान सूबे में तो होता था, लेकिन किसके नियंत्रण में नहीं होता था? सूबेदार के नियंत्रण में नहीं होता था, बल्कि केंद्र में जो दीवान था, केंद्रीय दीवान था, उसके अधीन होता था कौन? प्रांत का दीवान। ठीक है। अब इस दीवान का काम क्या होगा? इस दीवान का काम वही होगा जो केंद्र में दीवान का काम है। तो वित्त विभाग से संबंधित सभी प्रकार के काम किसके माध्यम से होते थे? दीवान के माध्यम से होते थे। फिर बात करते हैं प्रांतीय बख्शी। प्रांतीय बख्शी की बात कर लें तो प्रांतीय बख्शी, जैसे केंद्र में भी हमने पढ़ा था मीर बख्शी, तो मीर बख्शी भी सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। इसी प्रकार से प्रांत में भी बख्शी होता था, जो प्रांत में सेना का प्रमुख होता था। ठीक है। तो प्रांत या सूबे का जो सेना का प्रमुख होता था वो कौन था? बख्शी। ठीक है। अब प्रांत में जो पूरा सिस्टम चल रहा है सेना से संबंधित, उस सभी प्रकार की जो जानकारी थी वो किसको देता था? केंद्र को देता था। तो सेना से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी बख्शी के माध्यम से या प्रांतीय बख्शी के माध्यम से किसे दी जाती थी? केंद्र को दी जाती थी। आगे हम बात करते हैं प्रांतीय काजी। तो केंद्र में भी हमने ये पद पढ़ा था, काजी उल कुजात। जो काम केंद्र में काजी उल कुजात का था, वही काम प्रांतीय काजी का था। अब देखो, सूबे में न्याय व्यवस्था का जो मुख्य कार्य था वो किसके माध्यम से किया जाता था? प्रांतीय काजी के माध्यम से किया जाता था। प्रांतीय प्रशासन में एक पद की और बात कर लेते हैं, कोतवाल। देखो, थाना स्तर का पुलिस अधिकारी होता था कौन? कोतवाल। वर्तमान में भी देखो शहर में कोतवाली होती है, कोतवाली पुलिस होती है, और वहाँ का जो प्रमुख अधिकारी होता है पुलिस का, उसे क्या बोलते हैं? कोतवाल। तो नगर की जो शासन व्यवस्था थी उसमें शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी थी? कोतवाल की थी। तो थाना स्तर का पुलिस अधिकारी कौन होता था? कोतवाल होता था। तो केंद्रीय प्रशासन के बाद में हमने पढ़ा था सूबे का प्रशासन, और सूबे के प्रशासन के बाद में हम पढ़ते हैं जिले या सरकार का प्रशासन। तो देखो, जिलों को क्या कहा जाता था? सरकार कहा जाता था। प्रत्येक सूबा, मतलब एक जो सूबा था वो कई जिलों में बटा होता था। जिला को सरकार कहा जाता था। तो जिले को क्या कहते थे? सरकार कहते थे। अब बात कर लेते हैं इसमें भी प्रमुख अधिकारी कौन कौन से थे, क्या उनका मुख्य कार्य था। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले फौजदार। सरकार या जिला का मुख्य प्रशासक फौजदार था।
तो इस प्रकार से हम बात कर रहे हैं कि जिले की जो शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी थी, जिले में शांति व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे, उस सभी प्रकार की जिम्मेदारी का निर्वहन किसके माध्यम से किया जाता था? फौजदार के माध्यम से किया जाता था। तो जिले की कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी किसकी होती थी? फौजदार की होती थी। और ये मुख्य प्रशासक था किसका? जिले का। तो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। अब बात करते हैं अमल गुजार। अमल गुजार क्या था? तो जिले के राजस्व वसूली का कार्य करता था। तो फौजदार के अधीन होता था अमल गुजार। अमल गुजार के कार्यों में फौजदार की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी ताकि राजस्व इकट्ठा किया जा सके और शासन को अच्छे ढंग से संचालित किया जा सके। तो अमल गुजार का मुख्य कार्य था राजस्व वसूली, कि जो भी टैक्स निर्धारित किए जाते थे उन्हें वसूल करने का काम किसका होता था? जिले में होता था अमल गुजार का। अब बात करते हैं हम बितिकची। बितिकची जो होता था वो क्या होता था? अमल गुजार के अधीन लिपिक। कि ये बाबू होता था, लिपिक का कार्य करता था, कि राजस्व वसूली का कार्य तो अमल गुजार करता था। अब जो भी रिकॉर्ड होता था वो रिकॉर्ड मेंटेन या उसको लिखने का काम किसके माध्यम से किया जाता था? तो बितिकची के माध्यम से किया जाता था। यह अमल गुजार के कार्यों में क्या प्रदान करता था? सहयोग प्रदान करता था। तो इस प्रकार से हमने जिले के प्रशासन को या सरकार के प्रशासन को भी पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अंतिम रूप से कौन सा? परगने का प्रशासन। परगने के प्रशासन में हम बात करें तो देखो प्रत्येक जिला या प्रत्येक सरकार जो है वो कई परगनों में बटी होती थी। अब यहाँ का जो प्रमुख सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? सिकदार। तो सबसे बड़ा जो पदाधिकारी होता था परगने का सर्वे सर्वा वो कौन होता था? सिकदार। तो परगने में शांति व्यवस्था का मुख्य कार्य किसका था? सिकदार का था। फिर बात करते हैं आमिल। आमिल देखो परगने का वित्तीय अधिकारी होता था। जिस प्रकार से हमने पढ़ा था सरकार या जिले के प्रशासन में अमल गुजार, वैसा ही काम किसका था? आमिल का था। तो परगने का वित्तीय अधिकारी होता था जो कि किसानों से क्या प्राप्त करता था? राजस्व। कि वित्तीय अधिकारी था और जो टैक्स निर्धारित किए जाते थे किसानों से वो टैक्स लेना जिम्मेदारी किसकी थी? आमिल की जिम्मेदारी थी। फिर बात करते हैं हम फौजदार। यह परगने का खजांची होता था, एक प्रकार से कोषाध्यक्ष। तो खजांची होता था, खजाने का प्रमुख होता था। कौन? फौजदार। फिर बात करते हैं कानूनगो। यह परगने के जितने भी पटवारी थे उन सभी पटवारियों का क्या होता था? अधिकारी होता था। तो सभी पटवारी किसके अधीन कार्य करते थे? कानूनगो के अधीन काम करते थे। तो ये पटवारियों का अधिकारी होता था। और लास्ट बात कर लेते हैं हम मुगल काल में किसकी? सेना की। तो मुगल काल की जो सेना थी वो सेना कौन सी प्रथा पर स्थापित थी? तो मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। ये मनसबदार क्या होता है? ये दो भागों में विभक्त होता है, जात और सवार। कहने का मतलब सीधा सीधा इतना ही है कि एक प्रकार से राज दरबार में आपको कितना मनसब प्राप्त है, जितना आपको मनसब प्राप्त होगा उतना ही आपका सम्मान बढ़ेगा। तो मनसबदार जात और सवार में विभक्त होता है। आपके अधीन कितने घुड़सवार होते हैं, कितनी सेना होती है, तो ये सब किस में आता है? मनसबदार में आता है। और इस मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? अकबर के माध्यम से शुरू की गई थी। लेकिन सबसे ज़्यादा मनसबदार किसके समय थे? सबसे ज़्यादा मनसबदार औरंगजेब के समय थे। तो आज हमने पढ़ा मुगल कालीन प्रशासन, जिसको हमने कितने भागों में पढ़ा? 4 भागों में पढ़ा।